शिक्षा और संस्कृति की आवाज यानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। हम इस रेडियो पर जहां एक तरफ समुदाय समाज से जुड़े हुए मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपके सामने लेकर आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हितों में उनकी जानकारी में इजाफा करने के लिए भी हम कार्यक्रम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार कार्की, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड लोक साहित्य के अंतर्गत इनकी जानकारी का आज का विषय है न्योली और मौखिक इतिहास। तो डॉक्टर अनिल कुमार कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। अनिल कार्की के साथ आप सुन सकते हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर उत्तराखंड लोक साहित्य के अंतर्गत न्योली और मौखिक इतिहास के संदर्भ। लोकगीत श्रम में लगी जनता का वास्तविक इतिहास और स्थिति की जानकारी देने का प्रबल स्रोत है। लोक साहित्य पुराण कथाओं की रचना कल्पना के सहारे होती है, पर यह कल्पना यथार्थ में निहित किसी मूलभूत भाव, विचार या सत्य को लेकर चलती है। अपनी विविधता में हमारा उत्तराखंड और कुमाऊनी समाज किसी भी अन्य समाज की तुलना में ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इसके विभिन्न सांस्कृतिक स्वरूपों में भिन्न भिन्न किस्म की अभिव्यक्तियां देखने को मिलती है। उत्तराखंड कुमाऊनी समाज में व्याप्त लोकाचार, रूढ़ियों की झलक के साथ साथ यहाँ के जनमन के जीवन, संघर्ष व अंतर्विरोध भी इन गीतों में व्यक्त होते हैं और समय समय पर घटित राष्ट्रीय घटनाओं के साथ साथ प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी कुमाऊनी समाज अपने लौकिक संस्करणों और भंगिमाओं के साथ व्यक्त करता आया है। उनके राष्ट्रीय योगदान एवं घटनाओं में पड़ने वाले प्रभावों को वह अपने जीवन संघर्ष के साथ जोड़कर अपनी मधुर आवाज हिमालय की उपत्यकाओं में गुजारता आया है। असल में यह गीत ही है जो लोग की जटिल मनोभूमि को समझने के लिए औजार बनते हैं। प्रेम सर्वाधिक सार्वभौमिक नैसर्गिक वृत्ति भी है, जो मूलतः यह है कि अपनी जाति को बढ़ाया जाए। लेकिन प्रत्येक युग प्रेम के विशिष्ट रूपों एवं उनकी विशिष्ट अभिव्यक्तियों में वे सामाजिक परिस्थितियां प्रतिबिंबित होती है जो लैंगिकता को जटिलतर, समृद्धतर एवं सूक्ष्मतर रूपों में विकसित होने का अवसर देती है। उनमें या तो दासता पर आधारित समाजों का वातावरण प्रतिबिंबित होता है या सामंती अथवा पूंजीवादी समाज वातावरण। उनमें यह भी प्रतिबिंबित होता है कि समाज में स्त्रियों की कितनी समानता एवं असमानता है, विवाह का ढांचा किस प्रकार का है आदि। कुमाऊनी समाज के अंदर भी इस तरह से हम देखते हैं न्योली गीत, जो मूलतः विरह प्रधान गीत और स्त्रियों के गीत माने जाते हैं, उनमें भी अपने समकालीन हालातों के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, हिमालय को ठंडो पानी गिला से ले पियूला, 3 सालों लड़ा नालो गोली ठोकी दूंला। इस तरह कुमाऊनी गोप गोपी प्रकृति के सुरम्य गोद में बसे ग्रामीण, जो अपने देश के राजनीतिक हालातों व राष्ट्रीय हितों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने को तत्पर रहता है, उसे किसी भी तरह अशिक्षित या कुपड़ नहीं कहा जा सकता। साथ ही राजनीतिक अनदेखी, सामाजिक बंधनों व अंतर्विरोधों को खामोश सहते हुए वह कह उठते हैं, काल बकरी बन लायो बन की बन छ, कैसा कयो क्या होने हो मन की मन छ। जवाहरलाल नेहरू की मौत पर वे एक और छंद जोड़ते हैं, हल्द्वानी की बंद गोभी द्विपत्ति वहरे छ, नेहरू चाचा मरी बेटी विपत्ति है छ। प्रत्येक समाज में उसके कुछ अंतर्विरोध भी होते हैं, कुछ परंपरागत धारणाएं भी और कुछ रूढ़ियां भी, जैसे बाल विवाह, कम उम्र की लड़कियों की शादी अधेर से कर दिया जाना। इसका विरोध भी कुमाऊनी न्योलियों में स्पष्टतः दिखता है, जिसमें एक महिला अपने माता पिता पर आरोप लगाते हुए कहती है, नून बाकी मसाला बाकी तिमुली पाता में इज बाजूले बेची रख्यों बूढ़ा का हाथा में। इस निरंतर गतिशील समाज में विभिन्न किस्म की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां देखने को मिलती है। न्योली उन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में प्रमुख इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इन्हें विरह और स्त्रियों से जोड़ा जाता है। इसमें न केवल हमारे समाज के प्रेम के विशिष्ट रूपों, लैंगिक जटिलताओं, सामंती मूल्यों, संपत्ति पर अधिकारों, स्त्री पुरुष असमानताओं का पता चलता है, बल्कि महिलाओं के जीवन संघर्ष के साथ
सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण का भी स्पष्ट पता चलता है। इन गीतों के माध्यम से हम अपने समाज का मूल्यांकन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदर्भों में आसानी से कर सकते हैं। महिलाओं के जीवन की विशद झांकी तो इन गीतों में है ही। 7 समंदर पार गए अपने प्रिय के प्रति उनका अगाध लगाव भी देखने को मिलता है। विश्व युद्ध के समय की न्योलियां आज भी साधारणतः सुनी जा सकती है, जिसमें एक विरह में पीड़ित नायिका एक लोहार से कहती है, मेर आंसी झुमारा लै दे ओ कलिया लोहार, मेरो सुवा जन जाए समुद्रा पार। धन लेख नंगार ज्ञान औत लेख जात, 7 समुद्र पार सुवा न पूजनु हाथ। पहली न्योली में आफर चलाने वाले से एक स्त्री अपना दुख बांट रही है, अपनी आंसी में झुमके लगाने को कहती है। आंसी मतलब दरांती। संभवतः लोक से इतर इस अर्थ को सरलीकरण नहीं किया जा सकता। केवल अर्थों से ही यह नहीं समझा जा सकता कि यहाँ दरांती का अर्थ कई मामलों में बैरंग जीवन और अकेलेपन का प्रतीक है, जिसमें झुमके लगा मांगने का आशय उस जीवन को रंगीन और अर्थपूर्णता से भर देना है। और इस दुख में भयानक अकेलेपन को याद करते हुए नायिका सिहर उठती है और अपनी प्रेमी से कहती है, तू मत जाना 7 समंदर पार। दूसरी जो न्योली है उसमें व्यवस्था का मार्मिक वर्णन है। लोकगीत न्योली में जो सबसे खास बात और चौंकाने वाली बात है वह यह है कि सारी न्योलियां अपने प्रेमियों को संबोधित है। पति पत्नियों को संबोधन करती न्योलियां ना के बराबर मिलती है। यह हमारे लोक के उस स्वच्छंद और मुक्त जीवन का दस्तावेज भी है। मजबूत संरचना जो कि सैन्य शक्ति और सैन्य छावनियों का एक स्वभाव है, और उसमें रहता हुआ जो सैनिक है वह अपने दुख को भी न्योलियों में व्यक्त करता है। धुर का लटवा बांझ देव लाग्यो चुनान, रुड़की का रंगरोट सिपै दुख लाग्यो रुनान। पहाड़ के हरे भरे झुके बांझों के पेड़ बारिश आने पर टपकने लगते हैं और रुड़की के रिंगरूट सिपाही दुख लगे तो छुप छुप कर रोने लगते हैं। इसका यह भावानुवाद है। इसी तरह से एक गिरी ग्रामीणी नवयुवती अपने प्रेमी को याद करते हुए कहती है, द्वी आया बंगाली सिपाही द्वी आया बाजारी, तेर मेरा बसन्या जागा फूली रह जारी। दागिस्तानी कवि उपन्यासकार रसूल हमजातों ने ठीक ही कहा है, मेरा गांव, मेरा पहाड़, मेरा दागिस्तान, बस यही घोंसला है मेरे चिंतन, भावनाओं और कार्यकलापों का। पंख निकलने पर इसी घोंसले से उड़ा था, इसी घोंसले में मेरे सभी गीत जन्म लेते हैं। दागिस्तान मेरा चूल्हा है, मेरा पालना है। अपनी जन्मभूमि से इसी तरह के लगाव यहाँ भी देखने को मिलते हैं और तमाम न्योलियों में आप इसे देख सकते हैं। लाल बहादुर वर्मा का कहना है कि मरीन आर्कियोलॉजी ने प्राचीन द्वारिका को ढूंढ निकाला है। इससे वास्तव में इतिहास के तथ्य अधिकाधिक प्रमाणित सिद्ध किए जा सकते हैं, परंतु जन इतिहास के बड़े स्रोत, इनमें जन का अंतस और मनीषा परिलक्षित होती है। जन के सुख दुख, लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ के लिए इसकी अधिक अर्थवत्ता हो सकती है। साहित्य कितना ही यथार्थवादी क्यों न हो, वह किसी के द्वारा किसी यथार्थ की नहीं बल्कि फंतासी की भी पुनर्रचना होता है। इसमें कल्पना शक्ति की बड़ी भूमिका होती है। वह प्राय निर्बंध होती है। उसमें किसी देश काल के तथ्यों को छानना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होता है। यह श्रम साध्य है पर असंभव नहीं। भूसे के ढेर में सुई ढूंढी जा सकती है। चलनी बारीक हो और छानने का धैर्य और संकल्प हो तो यह काम हो सकता है। ऐसा ही कार्य है न्योलियों में जन इतिहास को देखना, जिसका प्रयास किया जा सकता है। कुमौनी गोप गोपियां हो या घसारिने हो या आम मजदूर, सैनिक, किसान, उनकी इस अभिव्यक्ति को देखकर उनकी चेतना का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए कहा भी जाता है, भले ही साहित्य किसी भी बोली भाषा का क्यों न हो, पर उसकी चेतना अपने युग व परिस्थिति से गहनता के साथ जुड़ी होती है, जो कि इन न्योलियों में भी पता चलती है। न्योलियां विशुद्ध रूप से लोक साहित्य ही है। इसलिए न्योली गीतों को बचाए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में न्योलियां जन इतिहास को जानने का एक प्रबल स्रोत बनकर उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।